हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन सनराइज। मैं कन्हैया कुमार मिशन सनराइज में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है सरकार और उसके अंग। आज के चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि सरकार क्या होती है, सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं, सरकार के अंग यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये कैसे कार्य करते हैं। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि कोई व्यक्ति बिना चुने हुए कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है, बिना चुनाव जीते कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है, कितने राज्यों में विधानमंडल काम करते हैं और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरकार सरकार किसी भी देश की वह संस्था होती है जो उस देश की सारी गतिविधियों को नियंत्रित एवं संचालित करती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार सरकार का अर्थ उस समूह से है जो उस राज्य की सारी गतिविधियों को नियंत्रित एवं संचालित करती है। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सरकार में कुछ लोग होते हैं या सरकार लोगों का एक समूह होता है और सरकार उस देश की सारी गतिविधि को नियंत्रित एवं संचालित करती है। सरकार की आवश्यकता क्यों है? उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि सरकार किसी भी देश की सारी गतिविधियों को नियंत्रित एवं संचालित करती है। यदि सरकार न होता तो न कोई कानून बनता और ना ही किसी व्यक्ति पर कोई नियम लागू होता। देश की सारी जनसंख्या भेड़ियों की झुंड की तरह होता, सब आपस में लड़ते, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज द राइट वाली बात होती। जो बलवान होता वही बड़ा होता, कमजोर का कोई वैल्यू नहीं होता। इसलिए देश को सिस्टमेटिक ढंग से चलाने के लिए उसके सारी गतिविधियों को नियंत्रित एवं संचालित करने के लिए सरकार की आवश्यकता है। सरकार के अंग मुख्य रूप से सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका लेजिस्लेटिव, दूसरा कार्यपालिका यानी एक्सिक्यूटिव और तीसरा न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी होता है। यही तीनों मिलकर सरकार बनते हैं, जबकि मीडिया को सरकार का चौथा अंग माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि सरकार के अंग यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका किस तरह से कार्य करते हैं। विधायिका विधायिका का कार्य है विधि या नियम बनाना। कार्यपालिका कार्यपालिका का कार्य है विधायिका द्वारा बनाए गए विधि या नियम को लागू करना। न्यायपालिका न्यायपालिका के सामान्यतः 2 कार्य होते हैं। पहला विधि की व्याख्या करना और दूसरा लोगों को न्याय देना। यानी कि विधायिका विधि या नियम बनाती है और कार्यपालिका उस नियम को लागू करती है और न्यायपालिका विधि का व्याख्या करती है और लोगों को न्याय देती है। मीडिया मीडिया का कार्य है सरकार की सारी गतिविधियों को जनता जनार्दन तक पहुंचाना। कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, क्योंकि मीडिया समाज का आईना होता है। मीडिया सरकार पर नजर रखती है, देश में घट रही घटनाओं पर नजर रखती है, सरकार में क्या हो रही है उन पर निगाहें मीडिया ही रखती है। यानी कि एक तरह से मीडिया प्रहरी का कार्य करती है। मीडिया देश की सारी घटनाओं को जनता जनार्दन तक पहुंचाती है। लेकिन अफसोस आज के डेट में मीडिया काफी बदनाम हो चुकी है। इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार मीडिया का स्थान, भारत की मीडिया का स्थान 150वां है, जो कि
भारत जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए काफी शर्मनाक बात है। भारत के ही लोग, हमारे देश के ही लोग आज भारत की मीडिया को गोदी मीडिया, झूठी मीडिया आदि नामों से संबोधित करने लगी है, जो कि भारत जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए अच्छा बात नहीं है। अब हम लोग यहां देखेंगे कि सरकार के अंग किस स्तर पर कार्य करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत ने संघीय व्यवस्था को अपनाया है। यह क्वेश्चन काफी हाईलाइटेड है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि भारत ने किस देश की संघीय व्यवस्था को अपनाया है। तो भारत ने कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था को अपनाया है, ध्यान में रखिएगा। तो संघीय व्यवस्था होने के नाते विधायिका दो स्तर पर कार्य करती है। केंद्र स्तर पर जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं उसे सांसद कहा जाता है, और राज्य स्तर पर जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं उन्हें विधायक, एमएलए या एमएलसी कहा जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि एमएलसी उसी राज्य में होते हैं जहां विधान परिषद होता है, और विधान परिषद उस राज्य में होता है जहां विधानमंडल होता है, और विधानमंडल उसी राज्य में होता है जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों एक साथ कार्य करते हैं। यानी केंद्र की तरह जिस तरह से संसद होता है और संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। उसी तरह राज्य में, जिस राज्य में विधानमंडल है, तो विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं। पहला विधान परिषद और दूसरा विधानसभा। यानी कि जिस प्रकार केंद्र में संसद होता है उसी तरह राज्य में विधानमंडल होता है। संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरह विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। उसी तरह राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि विधानमंडल भारत के सभी राज्यों में काम नहीं कर रही है। यह क्वेश्चन काफी हाईलाइटेड है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है और पूछते रहता है कि भारत के कितने राज्यों में विधानमंडल कार्य करती है। तो आज के डेट में भारत के 8 राज्यों में विधानमंडल कार्य करती है। इसको याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया था कि दक्षिण भारत में केरल को छोड़ करके, यानी कि मध्य प्रदेश के नीचे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, 5 राज्य दक्षिण भारत में है जहां विधानमंडल कार्य कर रहा है। जबकि उत्तर भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये टोटल 8 राज्यों में विधानमंडल कार्य करती है। और एमएलसी विधान परिषद के ही सदस्य होते हैं। एमएलसी से मुझे याद आया कि 65वीं बीपीएससी इंटरव्यू में हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस सदन के सदस्य है, या आप कह सकते हैं कि कहां से चुनाव जीत कर आए हैं। तो आज के डेट में नीतीश कुमार जी एमएलसी हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं। फ्रेंड्स, मैं एक काफी दिलचस्प बात बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री या राज्य में मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि जनता उससे वोट करे
और वो जीत करके ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, बल्कि वो चुनाव जीते बिना भी प्रधानमंत्री बन सकता है या राज्य में मुख्यमंत्री बन सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना प्रधानमंत्री बन सकता है या राज्य के मुख्यमंत्री भी बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीना के अंदर, यानी कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के 6 महीना के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। कार्यपालिका को, अब हम लोग कार्यपालिका को देख लेते हैं। जिस प्रकार विधायिका 2 स्तर पर कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार कार्यपालिका भी केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर कार्य करती है। केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, सचिव, अधिकारी, आईएएस अधिकारी वगैरह, ये सभी केंद्र स्तर पर कार्यपालिका के सदस्य हैं। जबकि राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, सचिव, अधिकारी, ये सभी राज्य स्तर के कार्यपालिका के सदस्य हैं। अब इनमें भी ध्यान रखना है, बारीकी से समझना है, एग्जाम में पूछता है कि अस्थाई सदस्य कौन है और अस्थाई सदस्य कौन है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य जो है अस्थाई होते हैं, क्योंकि इनका चुनाव होता है, जबकि सचिव, आईएएस अधिकारी ये जो होते हैं ये अस्थाई होते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन के द्वारा आते हैं और ये सिलेक्शन के द्वारा आते हैं, यानी कि ये इनका चुनाव जनता करती है और इनका चुनाव आयोग करता है। ये एक निश्चित आयु सीमा तक काम करते हैं, 60 या 62 वर्ष जो भी हो, और ये 5 वर्ष के लिए चुनाव लड़ करके आते हैं, कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। ठीक उसी प्रकार राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य राज्य स्तर पर कार्यपालिका के अस्थायी सदस्य होते हैं, जबकि सचिव, अधिकारी वगैरह राज्य स्तर पर अस्थायी सदस्य होते हैं। ये 5 वर्ष के लिए इलेक्शन के माध्यम से चुनाव जीत करके आते हैं, ये अस्थायी होते हैं, जनता उन्हें बदल सकती है 5 वर्ष के बाद। जबकि ये एक निश्चित उम्र सीमा तक, सिलेक्शन के द्वारा नियुक्त होते हैं। ध्यान रहे कि अस्थायी सदस्य इलेक्शन के द्वारा आते हैं और अस्थायी सदस्य सिलेक्शन के द्वारा आते हैं। न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी, इस डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि न्यायपालिका किस तरह से काम करती है। तो सबसे निचले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जिसे सिविल कोर्ट कहा जाता है या जिला अदालत कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सिविल कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है तो वो हाई कोर्ट में अपील करता है। जब हाई कोर्ट में भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती है तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। यानी कि इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी न्यायपालिका एकल न्यायपालिका पर आधारित है। ध्यान रहे, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि हमारी न्यायपालिका किस प्रकार की न्यायपालिका है, तो भारत में एकल न्यायपालिका है। यानी कि जब सिविल कोर्ट में किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, इसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं है, यही सर्वोच्च न्यायालय है। इसके निर्णय को मानना पड़ता है, यानी कि इसका निर्णय अंतिम निर्णय है, सर्वमान्य है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।